एंड बीकॉम पार्ट फर्स्ट के A&F के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर टेबुलेशन के ऊपर ही है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि सारणियाँ, जिसे हम टेबुलेशन कहते हैं, किस प्रकार से बनाई जाती हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है, और टेबुलेशन के बारे में हमने एक ब्लैंक परफॉर्मा के बारे में कि उसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन किया जाता है, इसको हमने समझा था। आज हम सारणियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। सारणियाँ तीन, यूँ कहें कि सारणियों के जो प्रकार हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम उद्देश्य के आधार पर, दूसरा मौलिकता के आधार पर, और तीसरा रचना या बनावट के आधार पर। महत्वपूर्ण जो है वो रचना या बनावट के आधार पर ही है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें तो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी पाई जाती है इसमें, और एक विशेष उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य जैसे कि इसका नाम ही है, तो इसमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। जब इस प्रकार की सारणी बनाई जाती है तो वो लगभग सभी तथ्यों को सारणी में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनगणना है, तो जनगणना की जो सारणी हम बनाएंगे वो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहलाएगी। इसके बरक्स विशेष उद्देश्य वाली सारणी जो है, जैसा कि इसका नाम ही है, तो ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। ऐसा करने के लिए हम जो सामान्य सारणी है उसी के तथ्यों को लेकर विशेष उद्देश्य वाली सारणी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बेरोज़गारी के आंकड़े जुटाने हों, या मान लीजिए कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, शिक्षित मतलब साक्षरता के बारे में जानना हो, तो उसके लिए हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी बना सकते हैं। इसी प्रकार से मौलिकता के आधार पर भी सारणियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें प्रथम है प्राथमिक सारणी। इसे हम प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं। इस सारणी में जैसे कि हमने इससे पूर्व में पढ़ रखा है कि समंकों का जो संकलन है वो दो प्रकार से किया जाता है। जो पहली दफ़ा जो समंक इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो अगर ऐसे समंकों से यानी प्राथमिक समंकों से कोई सारणी बनाई जाए तो उसे हम प्राथमिक सारणी के नाम से जानेंगे। इसके विपरीत व्युत्पन्न, जिसे डेरिवेटिव सारणी टेबुलेशन बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, इसमें प्राथमिक समंकों के ही मौलिक जो तत्व, जिसे मैं आप कह रहा हूँ कि मौलिक जो समंक हैं, उनके स्थान पर उन्हीं समंकों के योग हैं, औसत हैं, प्रतिशत हैं, अनुपात हैं आदि का प्रयोग करके इस सारणी को बनाया जाता है। रचना या बनावट के आधार पर अगर हम देखें तो जो सारणियाँ हैं उसमें पहली है सरल सारणी। सरल सारणी में सिर्फ एक ही गुण को लेकर अगर सारणी बनाई जाए तो उसे हम सरल सारणी के नाम से जानेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको आगे के वाले चित्र में आपको बताऊंगा। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जटिल सारणी में एक गुण के बजाय दो गुण हो सकते हैं, तीन गुण हो सकते हैं। अगर दो गुण लेके बनाएं तो हम उसे द्विगुण सारणी बोलेंगे, तीन गुण लेके बनाएं क्वालिटीज़ तो हम उसे त्रिगुण कहेंगे, और अगर तीन से ज़्यादा हों तो हम उसे मैनीफोल्ड यानी कि बहुगुण सारणी के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल से टेबल है, टेबल नंबर दे रखा है। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं कि फैकल्टी के कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, उनकी सिर्फ संख्या, क्योंकि एक ही गुण है इसलिए ये टेबल नंबर 10.1 जो है ये एक सरल सारणी है। इसमें सिर्फ एक ही गुण को लिया गया है कि कितने बच्चे कॉलेज में हैं अलग अलग फैकल्टी में। जैसे आर्ट्स में 800 बच्चे हैं, साइंस में 400 हैं, कॉमर्स में 300 हैं, टोटल किसी एक कॉलेज में 1500 बच्चे हैं। ये एक ही गुण है इसलिए इसको हम सरल सारणी बोलते हैं। डबल फोल्ड यानी द्विगुण, अब इसमें हमने इनको, इन्हीं जो स्टूडेंट थे इनको बाइफरकेट कर दिया, दो गुण ले लिए, एक बॉयज़ एंड एक गर्ल्स। वही आर्ट्स में 800 बच्चे हैं लेकिन उसमें से बॉयज़ 550 हैं और गर्ल्स 250 हैं। इसी प्रकार से साइंस के 400 में से 250 बॉयज़ हैं और 150 गर्ल्स हैं। तो हमने
जब उनको गुण को दो, या हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, तो इस प्रकार से टेबल तैयार की जाती है। मैनीफोल्ड टेबल में 3 गुण से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने द्विगुण किया बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब उसमें भी एक और हमने त्रिगुण किया, ये 2 गुण था, इसको त्रिगुण बनाया कि ऐसे बच्चे जो कि अर्बन से आते हैं और एक रूरल एरिया से आते हैं, तो हमने उसको ले लेंगे। फिर उसमें भी कितने बच्चे जो है मैरिड हैं और कितने अनमेरिड हैं, तो जब हम इस तरीके से इनको करेंगे, सब डिवाइडेड करेंगे, तो इसे हम मैनीफोल्ड टेबल के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के सहायता से हम देखेंगे किस प्रकार से टेबल तैयार की जाती है। ये कह रहे हैं कि एक सैंपल स्टडी इन्होंने की है कि कॉफ़ी पीने की जो आदत है वो 2 गांवों में, टाउन ए और टाउन बी में, उसके संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने गैदर की हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं कि टाउन ए में टोटल पुरुष 60% है। इट मीन्स इट इज़ क्लियर कि फीमेल जो होंगी वो 40% होंगी। टोटल कॉफ़ी पीने वाले जो हैं वो 40% है, एंड फीमेल में नॉन कॉफ़ी टेकर जो हैं वो 25%। मतलब जब हम सारणी बनाते हैं तो हमने देखा था सारणी में कॉलम में हम इस तरीके से स्तंभ जो होते हैं उसमें हम और रो में हम स्टब बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको सब डिवाइडेड करना है सब। टाउन बी में इसी तरीके से मेल्स जो हैं वो 70% है, तो इट मीन्स कि फीमेल 30% होंगे। अच्छा, पुरुषों में जो कॉफ़ी को नहीं पसंद करते हैं वो 30% है, और फीमेल में जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो 20% है। अब हमें क्या करना है, इसी टेबल के जो समक है इनकी सहायता से एक हम सारणी बनाएंगे। तब ये जो हमें सूचनाएं दी गई हैं, इन सूचनाओं को हम एक टेबल बना के उसमें पुट कर देंगे। तो जैसे टेबल नंबर जो भी है, नंबर दे देंगे। शीर्षक देंगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड कॉफ़ी हैबिट। उसके पश्चात जो हमारे पास आंकड़े हैं, तो जो कॉलम में हम उप शीर्षक बनाएंगे, तो टाउन ए और टाउन बी, ये 2 शीर्षक हम बना लेंगे उप शीर्षक, जिसे हम कैप्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से स्टब में जो रो हैं कॉफ़ी टेकर्स एंड नॉन कॉफ़ी टेकर्स, इसमें हम अनुशीर्षक बना लेंगे। अब जो सूचनाएं हमको दी गई हैं उन सूचनाओं को सबसे पहले हम इसमें जो कॉलम हमने बनाए, जैसे टाउन ए है तो मेल्स एंड फीमेल्स, टाउन बी में भी मेल्स एंड फीमेल्स। अब कॉफ़ी की जो हैबिट है, आदत है, उसमें कॉफ़ी टेकर्स एंड नॉन कॉफ़ी टेकर्स को ले लिया जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास जो भी आंकड़े दिए गए थे अभी तक सूचनाएं, उनको हम पुट कर देंगे। जैसे इन्होंने कहा था टाउन ए में जो टोटल मेल्स हैं वो 60% है, तो हमने उनको 60% को लिख दिया। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि 25 नॉन कॉफ़ी टेकर्स फीमेल हैं, उसको भी हमने पुट कर दिया। इन्होंने कहा कि कॉफ़ी टेकर्स जिसमें से जो हैं वो 40% है, उसको भी हमने पुट कर दिया। ये करने के पश्चात हम बाकी के आंकड़े अब इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में निकालेंगे। टाउन बी में हमें कहा गया है कि भाई जो टोटल मेल्स हैं वो 70% है, 70% हम लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेल्स नॉन कॉफ़ी टेकर्स जो हैं वो 30% है, तो हम उसको अनुशीर्षक के रूप में मेल्स में दिखा देंगे। इसी प्रकार से फीमेल में इन्होंने कहा कि जो कॉफ़ी टेकर्स हैं वो 20% है, तो हम कॉफ़ी टेकर्स में उसको दिखा देंगे। टोटल हमारा 100% है। अब उसके पश्चात सबसे पहले जैसे टाउन ए है, इसमें कॉफ़ी टेकर्स 40% है, तो ऑब्वियसली नॉन कॉफ़ी टेकर्स जो है वो 60% होंगे। 60% अगर नॉन कॉफ़ी टेकर्स हैं जिसमें से फीमेल 25 हैं, तो इट मीन्स कि 35% मेल्स नॉन कॉफ़ी टेकर्स होंगे। इसी तरीके से हम इनमें बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर लेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो नॉन कॉफ़ी टेकर्स हैं वो 60% है, तो 60% लिख देंगे। 25% हमको दिया गया था, तो 35% मेल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। 25
परसेंट दिया गया है, तो कॉफ़ी टेकर्स फीमेल्स कितने होंगे, यह हमने 40 में से 40% में से 25 को माइनस करके 15% निकाल लिया। टोटल जो है कॉफ़ी टेकर्स 40% है, 15% अगर फीमेल होंगी तो मेल्स 25% होंगे। इसी प्रकार से हम टाउन बी के संबंध में भी, टाउन बी में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 70% मेल्स हैं, जिसमें से 30% नॉन कॉफ़ी टेकर्स हैं। इट मीन्स कि कॉफ़ी टेकर्स 40% होंगे। इन्होंने कहा कि जो फीमेल हैं उसमें से 20% कॉफ़ी को पसंद करते हैं, पीते हैं। तो टोटल इसका टोटल हम निकाल लेंगे तो 40 और 20 60% इस तरीके से ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर टोटल कॉफ़ी टेकर्स 60% है तो नॉन कॉफ़ी टेकर्स 40% होंगे। तो हम 40% लिखने के पश्चात जो फीमेल नॉन कॉफ़ी टेकर्स है 10% उसको ज्ञात कर लेंगे।